क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं मानता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एवं अपने रूमों के अंदर पढ़ाई में अध्ययनरत होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय हमारे पास में है। लगभग 5 या 6 महीना के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आपके हाथों में थमा दिया जाएगा। इस कारण से हम यदि अभी से नियमित रूप से पढ़ाई करें तो हम अपने स्कोर को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान ही उनका रिजल्ट होता है, चाहे व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो और दिखने में अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह अपने कैरियर के अंदर सक्सेस नहीं होगा तब तक उसकी कोई पहचान नहीं होती। दोस्तों, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बात करेंगे क्लास 10वीं के उन टॉपिक के बारे में जो आपको या तो समझ में कम आता है या फिर हम उनको इतनी बड़ी बाती से समझ में नहीं ले पाते हैं जितना हमें अन्य टॉपिक कर पाते हैं। तो हम बात करेंगे 10वीं क्लास साइंस विज्ञान के अंदर 5 टॉपिक, जिसका हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं भौतिक विज्ञान के उन टॉपिक के बारे में जो कहाँ से संबंधित हैं, भौतिक विज्ञान से। यानी 10वीं क्लास के उन टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज जो फिजिक्स से संबंधित हैं। फिजिक्स से कुल 5 टॉपिक संबंधित हैं, जिसका हम एक एक करके आपके समक्ष विस्तार से अध्ययन कराएंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा टॉपिक है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, तीसरा टॉपिक है विद्युत धारा, और उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और 5वां जो टॉपिक है वह है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, 10वीं क्लास के अंदर इन 5 टॉपिक से हमेशा बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 में से 27 से 30 अंक तक जो सवाल आते हैं वो इनमें से ही आते हैं। कोई 1 नंबर का होता है तो कोई 2 नंबर का, तो यहाँ 3 या 4 नंबर तक के सवाल इनमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे इन 5 चैप्टर का हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रिंस क्लासेज के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जितनी मेहनत मैं आपके लिए करूँगा उतना आपका भी हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उसके बाद में हम बात करेंगे विद्युत धारा, और इसी विद्युत धारा से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और नेक्स्ट जो हम लास्ट बात करेंगे 5वें नंबर पे वह है ऊर्जा के स्रोत। इनका हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश क्या होता है, उनके क्या गुणधर्म है, परावर्तन की घटना क्या है और अपवर्तन की घटना क्या है, और 2022 और 2023 के अंदर इस चैप्टर से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। दोस्तों, आपने सुना है कि प्रकाश सूर्य द्वारा निकली हुई प्रकाश की किरण जो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने में सहायता करती हैं, और पहले ये माना जाता था कि इस पृथ्वी पर केवल प्रकाश की तरंग ही मौजूद होती है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई तरंग नहीं होती है। लेकिन समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने खोजा कि प्रकाश तरंगें, इसके अलावा अन्य तरंगें भी यहाँ मौजूद होती हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य प्रकाश से
ज़्यादा और कुछ तरंगों का तरंग दैर्घ्य या आवर्ती प्रकाश से कम होती है। उन सभी तरंगों को विस्तार से अध्ययन करने पर पाया गया कि इसमें दो क्षेत्र संबंधित होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसी कारण से हम इन तरंगों को विद्युत एवं चुंबकीय तरंगे कहते हैं। दोस्तों, विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। दोस्तों, स्पेक्ट्रम का साधारण अर्थ होता है क्रम या व्यवस्थित करना। तो हम स्पेक्ट्रम की बात करें कि तरंगों को उसकी आवर्ती एवं तरंग दैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उसकी आवर्ती एवं तरंग दैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरंगों की तरंग दैर्घ्य एवं आवर्ती का पता करने के बाद में उसको एक व्यवस्थित क्रम के आधार पर जमाया। उस व्यवस्थित क्रम को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की होती है, उसके बाद में एक्स किरणों की, उसके बाद में पराबैंगनी दर्शित प्रकाश आवर्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे एवं रेडियो तरंगे। दोस्तों, गामा किरणों की आवर्ती सबसे ज्यादा होती है, आवर्ती अधिकतम होती है, तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है इसका तरंग दैर्घ्य। क्योंकि दोस्तों, जो ऊर्जा होती है वह आवर्ती के समानुपाती तथा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः जिन तरंगों की आवर्ती ज्यादा है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, और जिस तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर ऊर्जा घटेगी और ऊर्जा बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य घटेगी। लेकिन आवर्ती और ऊर्जा समानुपाती होती है, आवर्ती का मान बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो गामा किरणों की आवर्ती सबसे अधिकतम होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। इसी प्रकार बात करें तो रेडियो तरंगों की जो आवर्ती है वह न्यूनतम होती है और इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय किरणें मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। इस 7 प्रकार की किरणों को इसकी आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस स्पेक्ट्रम को हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी गामा किरणों से रेडियो तरंग की ओर जाने पर आवर्ती का मान कम होता है, आवर्ती का मान कम होता है और तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर तरंगों की ऊर्जा घटती है जबकि तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। दृश्य प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारने के बाद में हमें अलग अलग रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ और जिस रंग की आवर्ती अधिक थी वह सबसे ऊपर प्राप्त हुआ और जिस रंग की आवर्ती सबसे कम थी वह स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे प्राप्त हुआ। यानी सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा गया तो प्रिज्म इस सूर्य के प्रकाश को 7 भागों के अंदर डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में हम एक प्लेट पर 7 रंगों का इस प्रकार क्रम प्राप्त हुआ जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर बैंगनी रंग सबसे ऊपर और लाल रंग सबसे नीचे, अन्य रंग इसके बीच में हमें प्राप्त हुए। दोस्तों,
हमने याद देखा कि ऊर्जा के समानुपाती होती है आवर्ती। जिसकी आवर्ती अधिकतम होती है उसकी ऊर्जा भी अधिकतम होती है। बैंगनी रंग की आवर्ती अधिकतम होती है और इसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आवर्ती का मान घटेगा और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा। यानी लाल रंग की आवर्ती न्यूनतम और इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दोस्तों, हमने दृश्य प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा तो हमें 7 रंग का एक क्रम प्राप्त हुआ जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो रंग था वह बैंगनी था जिसको इंग्लिश में वॉयलेट कहते हैं, और सबसे नीचे था वह लाल रंग था जिसको हम रेड कहते हैं। बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होते हैं। अन्य जो भी रंग है वो हमें इन दोनों के बीच में प्राप्त हुआ। अब दोस्तों बात करेंगे कि हमें इस क्रम को याद कैसे रखें। तो बैंगनी को इंग्लिश में वॉयलेट कहते हैं, जामुनी को इंडिगो कहते हैं, नीले रंग को ब्लू कहते हैं, हरे रंग को ग्रीन कहते हैं, पीले रंग को येलो और नारंगी को ऑरेंज और लाल रंग को रेड कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी के अंदर याद रखना आसान होगा। सबसे पहले V, उसके बाद में I, उसके बाद में B, उसके बाद में G, उसके बाद में YOR यानी विबग्योर। यानी हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इस रेड रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और वॉयलेट की कम। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में हमें कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है विबग्योर। अब हम बात करेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, यानी प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुणधर्म या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म के बारे में, क्योंकि प्रकाश ही एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश का विद्युत क्षेत्र ही हमारी आंखों को संवेदित करता है। दोस्तों आगे हमने देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कुल 7 भागों में बांटा गया है। इसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुम्बकीय क्षेत्र। यानी ये कोई वेव गति कर रही है तो इसके चारों ओर 2 क्षेत्र प्राप्त होते हैं आपको, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है तो इसके लंबवत हमें प्राप्त होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके लंबवत हमें प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र E है तो ये चुंबकीय क्षेत्र B है, दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री कोण पर उपस्थित होते हैं। चुंबकीय तरंग का जो विद्युत भाग है वही हमारी आंखों को संवेदित करता है। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का केवल विद्युत क्षेत्र ही हमारी आंख को संवेदित करता है, यानी हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। इसके विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि हम जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि
और प्रकाश कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है और कौन सी अनुदैर्घ्य तरंग है, तब हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश के अंदर यहाँ पर आपको P नजर आ रहा है और अनुप्रस्थ के अंदर यहाँ पर P नजर आ रहा है। P से P याद रखें कि प्रकाश अनुप्रस्थ, और ध्वनि के अंदर यहाँ पर द आपको दिखाई दे रहा है और अनुदैर्घ्य के अंदर यहाँ पर आपको द दिखाई दे रहा है, यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें होती है। दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ क्यों है और ध्वनि अनुदैर्घ्य क्यों है। क्योंकि ध्वनि की गति के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों यहाँ कोई तरंग गति कर रही है तो माध्यम के जो कण होते हैं वो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं और कंपन के द्वारा ही जो हमें सूचना है वो माध्यम से आगे की ओर बढ़ती जाती है। अब प्रकाश की किरण जब माध्यम में गति करती है तो इसके जो कण हैं वो पृष्ठ के लंबवत गति करते हैं, यानी पृष्ठ की लंबवत गति करते हैं। किरण आगे जा रही है और माध्यम के कारण पृष्ठ के अनुदिश गति करते हैं। लेकिन ध्वनि की बात करें तो ये जब ध्वनि की तरंग आगे जाती है तो जो माध्यम के कण होते हैं वो इस तरंग के अनुदिश गति करते हैं, यानी तरंग के अनुदिश गति करते हैं। माध्यम के जो कण है वो तरंग के अनुदिश गति करते हैं। जबकि प्रकाश के अंदर बात करें तो प्रकाश किरण जब आगे बढ़ती है उस समय माध्यम के जो कण है, जो पृष्ठ है जिससे प्रकाश किरण गुजर रही है, उस पृष्ठ के अनुदिश ऊपर नीचे गति करते हैं। लेकिन ध्वनि में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ध्वनि के लिए माध्यम की अति आवश्यकता होगी, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाश सीधी रेखा के अंदर गमन करती है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश का जो वेग होता है c वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अत्यधिक वेग के कारण वह हमें सीधी रेखा में गति करती हुई दिखाई देती है। प्रकाश की गति के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और अनुप्रस्थ तरंगें जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती हैं तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता जरूर नहीं होती है। दोस्तों प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनकी दो राशि परिवर्तित हो जाती हैं। एक तो प्रकाश की चाल और दूसरी तरंग दैर्घ्य, यानी c समानुपाती m। प्रकाश की चाल बदल जाती है और उसका तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति क्या रहती है? नियत रहती है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि आवृत्ति केवल स्रोत बदलने पर ही किसी की आवृत्ति चेंज होगी। यदि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी आवृत्ति, यदि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोलना शुरू करे तो उसकी आवृत्ति अलग होगी, मेरी आवृत्ति अलग होगी। लेकिन जब मेरे द्वारा ही अलग अलग प्रकार की बोलियां निकाली जाए तो मेरी आवृत्ति समान रहेगी, क्योंकि आवृत्ति का मान केवल स्रोत पर निर्भर करता है, माध्यम पर नहीं। यदि स्रोत सेम है, माध्यम अलग अलग है तो आवृत्ति समान रहेगी, लेकिन इस समय चाल एवं तरंग दैर्घ्य का मान बदल जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश किरण श्वेत होती है। हम देखते हैं तो प्रकाश हमें श्वेत दिखाई देता है और इसमें किसी प्रिज्म से यदि हम इसको गुजारे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी प्रकाश के अंदर कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो कलर होता है वह उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। आगे हमने दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में बात की। दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। अतः बैंगनी रंग सबसे स्पेक्ट्रम में ऊपर की ओर आता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा, आवृत्ति कम आने के कारण स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे नीचे की ओर मिलता है, जिसका अध्ययन हम आगे कर चुके हैं।
प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य का मान बदलेगा तो उसके रंग का भी मान बदल जाएगा, यानी उनका कलर चेंज हो जाएगा। प्रकाश तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण एवं ध्रुवता का गुण प्रदर्शित करती हैं। यानी हम इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवता का अध्ययन हम उच्च कक्षाओं के अंदर करेंगे, क्योंकि 10वीं के अंदर केवल अपवर्तन और परावर्तन दे रखा है। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं कि हम ऐसे लिख के पढ़ाए तो सही है, या फिर साथ साथ में बोलते रहे और साथ साथ में लिखते रहे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।